हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हु वाज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली was the following on 1st April 2014। लाइबिलिटी में है बिल पेबल 6400, सैंडी क्रेडिटर 12500, कैपिटल है ए बी सी की, ए की 40,000, बी की 25,000, सी की 20,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 4500 का। एसेट साइड में कैश है आपका 25,650, बिल रिसीवेबल है 5,400, डेटर है 17,800, स्टॉक है 22,300, फर्नीचर 3,500, प्लांट एंड मशीनरी 9,750, बिल्डिंग 24,000। दोनों तरफ का बैलेंस है 1,08,400। कुछ एडजस्टमेंट है रिटायर ए रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1st April 2004 एंड हिज शेयर इन द फर्म वाज ascertained on the revaluation of assets as स्टॉक। पहले जो था कितने का था स्टॉक हमारा 22,300 का, अब स्टॉक हो गया 20,000 का। तो हमें स्टॉक में कितने का घाटा हुआ 2,300 रुपये का। फर्नीचर, पहले फर्नीचर था 3,500 का, अब फर्नीचर की कीमत 3,000 है, तो फर्नीचर पे भी हमें 500 रुपये का लॉस हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी पहले 9,750 की थी, अब उसकी वैल्यू रह गई है 9,000। बिल्डिंग पहले थी 24,000 रुपए की, अब उसकी वैल्यू है 20,000। और ₹850 वॉज टू बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर कोई ऐसा डेटर है जो हमें पैसे नहीं देगा तो उसके लिए हमने डाउटफुल डेट भी बनाया हुआ है, वो 850 रुपये का है। गुडविल जो है फर्म की है 6,000 रुपये। ए वॉज टू बी पेड 11,500 कैश ऑन द रिटायरमेंट। ए को 11,500 रिटायरमेंट पे कैश भी दिया गया एंड बैलेंस इन द 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट वॉज इंटरेस्ट एट 9% पर एनम। और उसके अलावा हमने उसे 3 इंस्टॉलमेंट में उसका रिटायरमेंट का सारा पैसे देंगे। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। देखिए कैसे हुआ है क्वेश्चन, जल्दी से देखें बेटा। जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें जब भी लॉस होगा तो लॉस हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और प्रॉफिट होगा तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये बात आपको पता है ना। तो जल्दी से देखिए कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो बैलेंस शीट में जो हमारे को स्टॉक दिया हुआ था वो दिया हुआ था कितने का, स्टॉक हमारे को दिया हुआ था बैलेंस शीट में 22,300 रुपये का। पर हमारे को स्टॉक का जो एडजस्टमेंट आया वो 20,000 का। तो स्टॉक में हमें कितने का घाटा हुआ 2,300 रुपये का घाटा हुआ। तो जो घाटा होता है वो हम कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में। तो 2,300 रुपये में स्टॉक में लॉस हुआ। फर्नीचर जो हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था वो कितना दिया था, फर्नीचर दिया था हमें 3,500 रुपये। देखिए फर्नीचर कितना दिया है, फर्नीचर 3,500 रुपये, और एडजस्टमेंट में फर्नीचर कितने का है 3,000 का। तो हमारे को फर्नीचर पे कितने का घाटा हुआ, फर्नीचर पे हमें 500 रुपीज का लॉस हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की दी है यहाँ पे बैलेंस शीट में 9,750 की, और एडजस्टमेंट जो प्लांट एंड मशीनरी की है वो कितने की है 9,000 की। तो हमें प्लांट एंड मशीनरी में कितने का लॉस हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी में हमें 750 रुपीज का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ये सारी एसेट्स हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे को कितने की दे रखी है 24,000 रुपये की, और एडजस्टमेंट में बिल्डिंग हमारी 20,000 की। यानी कोई भी एसेट हमारी बढ़ नहीं रही है, सारी एसेट क्या हो रही है कम हो रही है। तो हमारे को बिल्डिंग में कितने का लॉस हुआ 4,000 रुपीज का। और कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जिसमें हमारे पास कहीं से कोई प्रॉफिट आ रहा हो। तो सारी जगहों पे सारी एसेट्स क्या थी लॉस में थी। उसके अलावा एक क्या है डाउटफुल डेट है, वो कितने का है 8,500 रुपये का। तो वो भी एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। तो डाउटफुल डेट भी हम कहाँ रखते हैं डेबिट साइड में रखते हैं कि ऑल एक्सपेंस या जो होते हैं या एसेट कभी भी कम होती है तो कहाँ जाती है डेबिट साइड में। तो हमारे को लॉस हुआ है, लॉस कितने का हो रहा है पूरा 8,400 रुपये का लॉस हो रहा है। और जो हमारी जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो है, क्वेश्चन का जो रेशियो है वो क्या है 1/2, 1/3, 1/6। अगर हम इस रेशियो को एक्चुअल में देखें तो हमारा ये रेशियो क्या होगा देखिए जरा। तो हमारे को जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1/2, 1/3, 1/6 एबीसी का। तो हम एबीसी का पहले क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 2, 3, 6 का एलसीएम 6 आएगा। और फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 2, 3 जा 6, तो ए की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे।
बी में 3 2 जा 6 तो बी की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, सी में 6 1 जा 6 तो सी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। इस हिसाब से ए का रेशियो आएगा, ए आएगा 3/6, बी आएगा 2/6, सी आएगा 1/6, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो जो ए बी और सी का बेटा रेशियो आएगा वो क्या आएगा, आएगा 3:2:1। क्लियर है यहाँ तक? इनका रेशियो पता लग गया कैसे आया। जो लॉस है हमारे को पता लग गया, लॉस रेशियो 3:2:1। भाई लॉस का जो हमारा रेशियो वो तो यही है ना, 3:2:1। ये तो हमें समझ आ गई 3:1 के रेशियो में आ रहा है। और लॉस कितना है हमारे पास, लॉस है 8,400। तो 8,400 को हम क्या करेंगे, इस रेशियो में बांट देंगे। क्या करेंगे, करेंगे 8,400, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3/6। जब 3/6 करेंगे तो आएगा 4200। जब 8,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/6 से तो आएगा 2800। 8,400 को जब 1/6 से करेंगे तो आएगा 1,400 रुपये। तो लॉस जो ट्रांसफर हो जाएगा तीनों में हो जाएगा, ए बी सी में। ए को देना पड़ेगा 4,200, बी को देना पड़ेगा 2,800 और सी को देना पड़ेगा 1,400। इस तरीके से क्या बनेगा, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है बेटा, समता लिमिटेड forfeit 800 equity share of ₹100 each for non-payment of first call of ₹30 per share. The final call of ₹20 per share was not yet made. Out of the forfeited share of 400 were reissued at the rate of 105 per share fully paid up. Pass the necessary journal entry. तो समता लिमिटेड जो है ने 8,000 इक्विटी शेयर को, 800 इक्विटी शेयर को 100 ईच के हिसाब से फोरफिट करा, जिसमें जो नॉन पेमेंट हुई है वो फर्स्ट कॉल की हुई है 30 रुपये, और जो फाइनल कॉल के 20 रुपये वो उन्होंने नहीं मांगे। उसके बाद जो 800 फोरफिट शेयर थे उसमें से उन्होंने 50% यानी 400 जो फोरफिट शेयर है उनको रीइशू करा है 105 रुपये में। शेयर की कीमत 100 रुपये है और उन्होंने उसे कितने में बेचा है, 105 रुपये में, यानी प्रीमियम पे बेचा है। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो क्वेश्चन को बेटा कैसे करेंगे, थोड़ा ढंग से समझेंगे क्वेश्चन को, हम ध्यान से देखेंगे। तो बेटा जो शेयर है उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपीज। क्वेश्चन में बोला हुआ है जो शेयर की कीमत है वो कितनी है, 100 रुपीज। देखो लिखा हुआ है शेयर की कीमत है 100 रुपीज, ठीक है, और टोटल शेयर्स 800 है। ये बात तो क्लियर है ना, शेयर की कीमत कितनी 100 है और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 800। ये बात तो आपको पता ही लगी। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है जो फर्स्ट कॉल है ना 30 रुपीज की, वो पे नहीं करेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉल, लिखा है ना क्वेश्चन में, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर, इसकी पेमेंट नहीं करी, यानी कॉल से नहीं है। और फिर लिखा है द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड, और जो फाइनल कॉल है फिर उसे मांगा ही नहीं गया। तो जो कंपनी ने को पैसा मिला ना वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला। फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज पे नहीं करे और जो 20 रुपीज थे उसकी कंपनी ने डिमांड नहीं करी। तो कंपनी के पास टोटल वैसे देखा जाए तो 50 रुपए नहीं आए। तो कितने पैसे आए कंपनी के पास, कंपनी के पास 50 रुपए है। तो कंपनी 50 रुपए को तो फोरफिट करेगी, पर जो कंपनी ने एक्चुअल में डिमांड कितने की करी है, 80 की करी है। तो कॉल इन एरियर आप 30 का दिखाएंगे और 20 रुपीज का कोई रोल नहीं होगा। जिस पैसे की कंपनी डिमांड नहीं करती उस पैसे को फिर कोई रोल भी नहीं होता। बाकी जितने पैसे की डिमांड करी है जहाँ पे कॉल इन एरियर हुआ है, कहाँ हुआ है कॉल इन एरियर, फर्स्ट कॉल पे, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है। देखिए कैसे होगी इसकी एंट्री। तो बेटा एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 800 थे, तो 800 को 80 से करेंगे मल्टीप्लाई। बता दिया 80 से क्यों करेंगे, कॉस्ट तो 100 है पर कंपनी डिमांड कितने की करी थी, 80 रुपीज की। तो 800 इंटू 80 कितना होता है, 6400। 6400 रुपीज में से कंपनी के पास 50 रुपए आए थे। मैंने बताया ना कंपनी के पास टोटल जो पैसे आए वो कितने आए थे, कंपनी के पास 50 रुपीज पे हुए थे, 30 रुपीज नहीं। ये बताया था। तो 50 रुपीज कंपनी के पास आया, तो 8 5 जा 40, यानी 40,000 रुपए कंपनी के पास आ गए। क्लियर है, कंपनी के पास कितना पैसा आया, 40,000। और कितना पैसा नहीं आया, 30 रुपीज नहीं आया। फर्स्ट कॉल का जो 30 रुपीज था वो कंपनी के पास नहीं आया। तो कितना नहीं आया, 800 इंटू 30, तो 2400 रुपीज कंपनी के पास नहीं आया। क्लियर है इतनी बात। तो कंपनी के पास 40,000 आए और 24,000 नहीं आए, 6400। क्लियर है। तो कंपनी ने जो फोरफिट करा होगा ना वो 40,000 रुपए करा होगा, यानी कंपनी के पास 40,000 रुपए का अमाउंट आया। अब कंपनी ने क्या करा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी ने री इशू कर दिए शेयर, पर री इशू करे 50%, यानी 400 शेयर करे।
800 शेयर फोरफिट हुए थे, 400 शेयर करे पर 105 के हिसाब से करेंगे, और फिर जो शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, यानी 5 रुपए फायदे में करें। तो देखो एंट्री कैसे होगी, 400 शेयर के हिसाब से 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 रुपये कंपनी के पास आए। कंपनी के पास आने कितने चाहिए थे, 400 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते तो 40,000 रुपये आते, तो 2,000 कंपनी के पास फालतू आए। तो जब भी कंपनी अपने शेयर को उसकी कॉस्ट से ज्यादा में बेचती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लेती है। तो कंपनी ने 5 रुपये प्रीमियम लिया तो कंपनी के पास 2,000 रुपये फालतू आ गए, यानी 40,000 का माल कंपनी ने क्या करा, 42,000 में बेच दिया। इसके बाद हमेशा एक एंट्री लगाते हैं किसकी, कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व हमेशा शेयर के अकॉर्डिंग, तो देखो कैपिटल रिजर्व तो 40,000 का, कंपनी के पास आया कितना है, 40,000 रुपये आया, पर 40,000 कितने शेयर का आया, 40,000 आया 800 शेयर, और कंपनी ने अभी रीइश्यू कितने करे हैं, 400 शेयर, तो हम 400 शेयर का ही कैपिटल रिजर्व लगाएंगे। ठीक है, 800 शेयर का कैपिटल रिजर्व 40,000 है, तो 400 शेयर का कैपिटल रिजर्व 20,000 होगा, ऐसे भी सीधे कर सकते हो। और नहीं तो दूसरा तरीका यही है कि फोरफिट अकाउंट डेबिट कितने का, 20,000 का। कैसे, क्योंकि 400 शेयर 50 रुपए के हिसाब से तो मानोगे, तो 20,000 रुपये आ गए कंपनी पे, और कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे चले गए, 20,000। तो अगली एंट्री क्या बनती है, हमेशा याद रखना फोरफिट, जब भी हम शेयर फोरफिट होते हैं तो एक एंट्री कैपिटल रिजर्व की होती है, और कैपिटल रिजर्व का मतलब जो बचा हुआ पैसा होता है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। कैपिटल रिजर्व कब कम होता है, जब शेयर तो 100 का हो और हम उसे डिस्काउंट में 90 में या 80 में बेच रहे हो, पर जब हमने शेयर को 100 का लेके 100 का ही बेचा है, रीइशू करा है, या उससे महंगे में बेचा है, तो कैपिटल रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं आता। बस ये देखना होता है कि पूरे शेयर है या हाफ है। जैसे इस केस में अगर 800 शेयर की बात करी होती रीइशू में तो यह 40,000 आता, पर यहाँ पे 400 शेयर की बात करी थी, इसलिए यहाँ पे कैपिटल रिजर्व उसका हाफ हो गया। अगर 400 शेयर की जगह 200 शेयर होते तो यहाँ पे 20,000 की जगह भी 10,000 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इस सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, A and B are partner in the ratio of 7:3. They admit C for 1/5 share, which he acquired in equally proportional for both. Find the new profit sharing ratio. तो ये क्वेश्चन में एडमिट लिखा है, तो ए पार्ट में एडमिशन का क्वेश्चन है। ए कौन सा है, एडमिशन का क्वेश्चन। बी है, ए बी सी वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3. B retire and his share is taken up equally by A and C. Find the new profit sharing ratio. तो जो B पार्ट है वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, और A जो है एडमिशन का क्वेश्चन है। देखो दोनों में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। एडमिशन में हमेशा क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि जब हम एडमिट करते हैं तो जो बंदा नया आता है कुछ ओल्ड पार्टनर को कुछ दे के जा रहा है, तो जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेंगे। नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर का शेयर हमेशा कम होगा। पहले 2 आदमी जो थे वो 5-5 ब्रेड खाते थे, उनके पास टोटल ब्रेड 10 होती थी तो 5-5 खाते थे। जब वो एक और आदमी को ले आएंगे और उनके पास ब्रेड तो 10 ही है, तो वो 5 की जगह से कुछ कम ब्रेड खाएंगे। हो सकता है वो 4 ब्रेड खाएं या 3 ब्रेड खाएं। यानी जब भी एडमिशन होता है तो ओल्ड पार्टनर का शेयर कम होता है, पर जब भी रिटायरमेंट होता है जो दूसरे क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रखना रिटायरमेंट वाला पार्टनर चला जाता है और जो पार्टनर बचते हैं उनका शेयर बढ़ जाता है, क्योंकि पहले 3 लोग थे अब एक चला गया तो लोग बचे 2, तो यानी उनको ज्यादा चीज मिलेगी। और जब 2 होंगे और एक आ जाएगा तो चीज कम। तो याद रखना कॉन्सेप्ट है, एडमिशन में हमेशा ओल्ड पार्टनरों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना शेयर, और रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनरों को कुछ ना कुछ अपने शेयर में बढ़ोतरी मिलती है, यानी कुछ फायदा होता है। चलिए इस फटाफट से देखेंगे किस तरीके से हम इसको करेंगे। जो सी एडमिट हुआ है, सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। सी कितने के लिए एडमिट हुआ है, 1/5 शेयर के लिए। तो सी ए से कितना एक्वायर करेगा, क्योंकि बोला हुआ है जो सी है दोनों ए और बी से दोनों कितना शेयर ले रहा है, इक्वली ले रहा है, लिखा है ना, विच ही एक्वायर इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम बोथ। दोनों से वो कितना ले रहा है, तो इक्वल प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, दोनों से 1:1 में ले रहा है। तो 1:1 का मतलब क्या होता है, हाफ वो किससे ले रहा है, ए से, और हाफ किससे लेगा, बी से। बात समझ आ गई। तो फिर सी एक्वायर करेगा ए से तो हाफ करेगा, तो जो ए है, ए का शेयर कितना है, यहाँ पे देखो ए का शेयर देखो आपको दिख जाएगा, ठीक है, लिखा है ना, सी एक्वायर कर रहा है 1/5, तो हाफ ए से लेगा तो कितना बच जाएगा ए का, ठीक है। तो 1/5 इंटू 1/2, तो सेक्रीफाइस कितना कर देगा ए 1/10 सेक्रीफाइस कर देगा, और बी कितना करेगा 1/5 इंटू 1/2, और 1/10 ही कौन सेक्रीफाइस कर देगा,
बी। तो यानी ए और बी दोनों अपना 1/10 तो ए छोड़ेगा और 1/10 बी छोड़ेगा, और ये दोनों किसको मिल जाएगा, जो ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे वो दोनों किसको मिलेगा, वो मिल जाएगा सी को। तो ए ने 1/10 लूज करा, तो ए का ओल्ड शेयर कितना था, पहले ए कितना ले रहा था, पहले ए ले रहा था 7/10, अब कितना लेगा ए, तो ये 7/10 में से 1/10 को लूज कर देगा जो उसने सेक्रीफाइस करा, तो ए के पास नया शेयर कितना बचेगा 6/10। और बी जो ले रहा था पहले, बी कितना ले रहा था ओल्ड शेयर, बी ले रहा था 3 था ना, तो बी का क्या था 3/10। तो 3/10 में से 1/10 क्या करेगा, बी भी सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि ये दोनों शेयर तो कौन लेगा, तो ए का हिस्सा कुछ कम हुआ, अब ए का 6/10 हो गया, बी का हिस्से में से 1/10 माइनस करा, बी का क्या हो गया 2/10 हो गया, तो ए का जो रेशियो वो हो गया 6/10, और बी का क्या हो गया 2/10। और जो सी आया था वो कितने के लिए आया था, क्वेश्चन में बोला है 1/10 के लिए आया था, तो 1/10 इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी जो ए बी सी है तीनों का जो रेशियो बन जाएगा वो 6:2:2 बन जाएगा, या 3:1:1। तो न्यू रेशियो क्या बन गया ए बी सी का, 3:1:1 या 6:2:2। समझ आया। तो जो भी नया पार्टनर आता है तो हमेशा पुराने पार्टनर क्या करते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस करा 1/10, बी ने कितना सेक्रीफाइस करा 1/10, जितना उन्होंने सेक्रीफाइस करा उसको उनके ओल्ड शेयर से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, उनके ओल्ड शेयर से माइनस करते हैं, और जो बचता है माइनस करने का जो उनका न्यू शेयर हो जाता है, ए का न्यू शेयर, ये बी का न्यू शेयर। और जो सी होता है वो जितने के लिए आया होता है या तो इनके सेक्रीफाइस से ऐड कर दो या उसका डिनोमिनेटर इक्वल करके आप नया रेशियो निकाल सकते हैं एडमिशन के क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट देखेंगे रिटायरमेंट का क्वेश्चन, देखो कैसे होगा वो। रिटायर कौन हो रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट का बी पार्ट है, तो क्वेश्चन में रिटायर हो रहा है बी, और बी का शेयर कितना है 4, यानी 4/12 में। देखो ए बी सी है ना 5:4:3, बी रिटायर हो रहा है तो बी का हो जाएगा 4/12, और दोनों ए और सी कैसे ले रहे हैं, इक्वली ले रहे हैं। तो देखो जनरल एंट्री कैसे बनेगी क्वेश्चन में, भाई रिटायर कौन हो रहा है क्वेश्चन में, रिटायर हो रहा है बी, कौन रिटायर हो रहा है बी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, तो बी क्या हो रहा है रिटायर हो रहा है, तो बी का जो शेयर था वो क्या है, क्योंकि रेशियो क्या है 5:4:3 है, बी का 4 है, तो बी का जो शेयर है वो क्या है 4/12, और इसको दोनों क्या ले रहे हैं इक्वली ले रहे हैं, तो ए को कितना ले रहा है 4/12 का हाफ, क्योंकि इक्वली का मतलब 1:1 का बताया था, यानी 1/2 ये लेगा, 1/2 सी लेगा, तो ए ने कितना गेन करा 4/12 इंटू 1/2, तो ए गेन करेगा 1/6, सी कितना गेन करेगा 4/12 इंटू 1/6, और तो सी भी क्या करेगा 1/6। जब भी रिटायरमेंट होता है तो जो पार्टनर रह जाते हैं उनका शेयर हमेशा बढ़ता है, यही बताया था। तो 1/6 तो ए को दे दो और 1/6 सी को दे दो, ये दोनों 1/6 1/6 किसका हिस्सा ले रहे हैं, बी का हिस्सा ले रहे हैं। तो ए का जो नया शेयर बन जाएगा, ए का ओल्ड शेयर क्या था 5/12, यही था ना 5/12, देख लो फिगर में भी है 5/12 ए का है और 3/12 सी का है, तो है ना। तो देखो ए का शेयर क्या हो जाएगा 5/12 में हम क्या करेंगे 1/6 को जोड़ेंगे, तो जो ए का नया शेयर आ जाएगा वो 7/12 आ जाएगा, और सी में 3/12 था ओल्ड, इसमें भी क्या करेंगे 1/6 जोड़ेंगे तो सी का शेयर भी 5/12 आ जाएगा। तो ए और सी का जो नया शेयर होगा वो हो जाएगा 7:5, तो ए और सी का नया शेयर क्या आएगा 7:5। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रिटायरमेंट का एकेडमिक्स का इसलिए कराया कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। रिलाइजेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल एंट्री पास करनी है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म P and Q after the various assets and liabilities have been transferred to realization account। कोई फर्म है जो बंद हो रही है और जो PQ है उनकी फर्म है वो बंद हो रही है, अब इसमें कैश के अलावा कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं अगर हमारी एसेट बढ़ेगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, और एसेट घटेगी तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। तो सेम यही चीज आप एक्सपेंस में लगाएंगे, कैपिटल और लाइबिलिटी में भी लगा सकते हैं। क्या सिखाया मैंने, एसेट बढ़ेगी तो रियलाइजेशन क्या होगा क्रेडिट, और एसेट घटेगी तो रियलाइजेशन क्या होगा डेबिट। एक छोटी सी बात याद करनी है, एंट्री क्लियर होने के लिए। पहले एंट्री है बैंक लोन ऑफ ₹12,000 वॉज पेड, एक बैंक का लोन है 12,000 रुपए का जो पे करा। देखो बैंक लोन यानी हमने कैश दिया, तो हमारी एसेट क्या हुई यहाँ पे, जब हम बैंक लोन देंगे तो हमारी एसेट बढ़ेगी या घटेगी ये देख लो पहले तो आप।
बैंक लोन देने में आपकी एसेट बढ़ रही है या घट रही है? घटती है ना, ये बात तो क्लियर हो गई ना सबको। तो जो हमारी एंट्री होगी इसमें रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि एसेट कम हो रही है तो बैंक क्रेडिट। ये बात समझ आ गई। तो हमारी एंट्री क्या होगी? जो हमारी एंट्री बन के आएगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बैंक जब कम होता है तो क्रेडिट, यानी कि एसेट कम होती है तो हमेशा क्रेडिट होती है, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया 12,000 से, और एसेट 12,000 से क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमने एक लोन दिया है। दूसरा, स्टॉक वर्थ ₹16,000 वॉज टेकन ओवर द पार्टनर क्यू। 16,000 रुपए की एक स्टॉक थी जो पार्टनर ले गया। अगर पार्टनर 16,000 रुपए के स्टॉक लेके गया है तो पार्टनर कहीं ना कहीं, पार्टनर की कैपिटल चली गई है। तो जब कैपिटल गई है तो हमारा रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, तो इससे हमें फायदा हो रहा है। तो याद रखना, जब हम किसी पार्टनर को अपनी कैपिटल क्या है, पार्टनर लेके गया है ना अपना जो स्टॉक 16,000 के, पार्टनर क्या ले गया? लेके चला गया। तो जब पार्टनर स्टॉक ले गया तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो जो पार्टनर ले गया उसका अकाउंट डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। याद रखना, जब पार्टनर क्या करेगा? कैपिटल लेके गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर 4,000। अब पार्टनर पी ने क्या करा? 4,000 रुपये क्रेडिटर को दे दिए। जब कोई पार्टनर अपनी जेब से पैसा देगा तो उसमें क्या होगा? उसका मतलब एसेट कम हो रही है, क्योंकि क्रेडिटर को पैसा दिया है। तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या? क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन कब डेबिट होता है? जब हमारी एसेट क्या होती है? कम होती है। 4,000 4,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है हमारी? नेक्स्ट एंट्री है एन एसेट्स नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज 1200। एक ऐसी एंट्री है जो बुक पे हमने देखी नहीं थी, वो 1200 रुपए की थी, अब दिखाई दी है। यानी 1200 रुपए में सरप्राइजिंगली मिल गए हमें। 1200 का क्या हुआ है? फायदा हुआ है। हमें पता भी नहीं था, पर वो 1200 रुपए हमें मिल गए। ठीक है, अपेयर नहीं थे बुक में, पर हमें अचानक से मिल गए तो हमें फायदा हुआ। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो हमें मिल गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है फिफ्थ एंट्री, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 2,000 वर पेड बाई पार्टनर क्यू। 2,000 रुपए का कोई एक्सपेंस था जिसको पार्टनर ने क्या करा है? पे करा है। तो जब पार्टनर ने पे करा है तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर ने पे करा है तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? ठीक है, क्रेडिट हो जाएगी, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ ₹30,000 36,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन 5:4। प्रॉफिट जो करा हमने रियलाइजेशन में सबको देने के बाद जो बचा 36,000, उसे पी और क्यू ने 5:4 में बांट लिया। तो पी और क्यू की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, कैपिटल उनकी बढ़ जाएगी। तो जब उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये किस रेशियो में बांटा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस रेशियो में बांटा है? 5:4 में। तो हमने क्या करा? 36,000 किस रेशियो में बांटा है? 5:4 में, यानी 5,9 एक हो गया 36,000 का, और 4,9, एक को 20,000 मिलेंगे और एक को 16,000 रुपए मिल जाएंगे।